मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। क्लास 11 से हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था यहाँ यांत्रिक तरंगों की चाल। यांत्रिक तरंगों की चाल था नाम इसका। अब ये दूसरा चैप्टर है प्रगामी तरंग किसे। यांत्रिक तरंगों में हम लोगों ने अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा। प्रगामी तरंग में जो प्रोग्रेसिव वेव कही जाती हैं, इनके बारे में समझते हैं कि समतल प्रगामी तरंग क्या है, कला क्या है, कलांतर क्या है, तरंग की तीव्रता जो मैंने कहा था इस चैप्टर में बताएंगे वो क्या है, और तरंगाग्र क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो तरंग गति क्या है। मैकेनिकल तरंग आप लोगों ने देखा ही कि वो किसी एक विक्षोभ और डिस्टरबेंस मतलब और के बिना डिस्टरबेंस के तरंग नहीं उत्पन्न होती, जैसा कि आपने रस्सी में और तालाब में ईंटा मार के देखा। इनकी विशेषताएं तरंगों मैकेनिकल की ये रहती हैं कि इसके अंदर दो गुण तो होना ही चाहिए, प्रत्यास्था और जड़त्व। प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण होना चाहिए। तरंग गति में ऊर्जा का निरंतर जो है एक कण से पास वाले कण में संचरित ऊर्जा होती रहती है, जबकि कणों में कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, कण वहीं रहते हैं। और तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं भी होती हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन ये दो घटनाएं होती हैं। और किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना भी चल सकती हैं। जैसे कि हम बाजा बजाते हैं, बांसुरी वगैरह, तो ये बिना प्रभावित किए एक दूसरे को चल सकती हैं तरंगे। अब समतल प्रगामी तरंग किसे कहते हैं। जब किसी समान मतलब होमोजीनियस माध्यम में लगातार तरंग उत्पन्न करते रहें और माध्यम के कण कंपन तो करते रहेंगे, इस दशा में हुए विक्षोभ को, मतलब अगर समांग माध्यम है और तरंगें आप उसमें उत्पन्न कर रहे हैं तो माध्यम के कण लगातार कंपन करेंगे और कण अपने स्थान पर रहेंगे। तो इस दशा में माध्यम में विक्षोभ को प्रगामी तरंग अथवा समतल प्रगामी तरंग कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में अगर आप कोई ले लें, एक तालाब ले लें, उसमें कार्क जो है कार्क रख के और जल में तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि सारे कार्क जो है एक समान नहीं, अपनी साधारण स्थिति से ऊपर नीचे करने लगेंगे और किसी की मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता कंपन नहीं रहेगा। तो इस तरह के विक्षोभ को हम कहेंगे समतल प्रगामी तरंग। और इसके जो समीकरण पूछता है, तो जब इसमें सरल आवर्त प्रगामी तरंग किसे कहेंगे। जब किसी माध्यम में संचरित होने पर माध्यम के कण, बस माध्यम के कण अगर सरल आवर्त में गति करते हैं तो इसे सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ से 0 से एक तरंग उठी और ऐसे मान लीजिए बी पॉइंट सी सबसे अधिकतम है, तो यहाँ से यहाँ जो अधिकतम पॉइंट होता है तरंग का उसे हम आयाम कहते हैं, ए से दिखाते हैं। और ये फिर नीचे आई, यहाँ पर 0 हो गया एक्स पर मान लीजिए, फिर नेगेटिव चली तो ये इसका मैक्सिमम माइनस में दिखाया जाएगा जी पॉइंट, और फिर यहाँ आके एक चक्र ये 360 डिग्री पूरा कर लेती है, 2 पाई कहते हैं उसे। तो ये इसी से पूरा एक तरंग आपकी एक चाल हो गई। अब 1 सेकंड में जितना चलेगी ये चाल वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी एक तरंग की लैम्डा कहलाती है। मैंने आपको बताया लैम्डा से दिखाते हैं, जो तरंग द्वारा चली गई पूरी दूरी या तरंग द्वारा अधिकतम दूरी आयाम, पूरी दूरी एक साइकिल में चली गई लैम्डा, तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। ये आयाम हो गया आपका, यह लैम्डा दिखा भी रहा है। और ये आदि इस पॉइंट पर एफ पॉइंट पर अगर हम लें कोई तरंग का समीकरण तो इसकी मान लेते हैं दूरी यक्स है। तो ऐसे पॉइंट पर सीधे पूछता है कि आप लिखिए, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, ए आप जान रहे हैं आयाम, साइन 2 पाई 360 डिग्री घूम रहा है, और कोष्ठ में t छोटा समय टाइम आपका, और कैपिटल टी एक साइकिल में चली गई दूरी जो आपकी लैम्डा है वो उसमें चली गई दूरी को हम टी से दिखाते हैं, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। तो टी बराबर माइनस एक्स बटा लैम्डा। एक्स पर हमने एक बिंदु लिया है और टी समय के लिए, छोटे समय के लिए, आवर्तकाल पूरी साइकिल के लिए। तो यही एक समीकरण आपका बनता है जब विस्थापन इस तरह से हो। और यदि वो निगेटिव में यक्स अक्ष के, ये तो मान लीजिए पॉजिटिव में चल रही है, ये पॉजिटिव में चल रही, तरंग की दिशा इधर पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा, और यही तरंग की दिशा अगर इधर हो जाएगी तो यही सूत्र आपका जो है आप पलट जाएगा और माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। साइन 8
y बराबर a साइन 2 पाई कोष्ठ में स्मॉल टी बटा कैपिटल टी प्लस x बटा लैम्डा। ये अक्सर पूछ देता है कि इस परिणामी तरंग का समीकरण लिखिए, x पॉजिटिव में और निगेटिव में। कला क्या है? कला जब कोई कण कंपन करता है तो सीधी बात है, कला जो है गति, विस्थापन और गति की दिशा को कण बदलता रहता है, तो उसी कण के विस्थापन को जिस राशि से प्रदर्शित करते हैं हम, उसे कला कहते हैं। और कला को हम फाई से व्यक्त करते हैं। ये देखिए फाई से व्यक्त किया जाता है। और इसमें जो समय लगता है, जो एक टाइम, अगर आप देखें पास के कारक को, तो वो कुछ क्षण बाद वो अपनी दिशा और विस्थापन बदलते रहते हैं, कारक भी रखे होंगे, तो वो उनका कला कहलाती है। तो अर्थात हर कणों की कलाएं अलग अलग होंगी। तो फाई का सूत्र भी आप यहाँ देखें तो वही आपका साइन वाले में से आया है, फाई बराबर 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और जो इसमें टाइम लगता है कला में विस्थापन होने में, मान लीजिए T1 और T2, फाई 1 फाई 2, तो वही T1 T2 को माइनस करेंगे तो उसे समयांतर कहते हैं। कला और समयांतर में अक्सर संबंध पूछ देता है। तो ये देखिए, कला और समयांतर में आपका संबंध अगर आप देखें तो कलांतर बराबर 2 पाई बटा कैपिटल टी गुणे समयांतर T1 माइनस T2 डेल्टा टी। तो कला बराबर समांतर गुणे 2 बटा पाई बटा टी। 2 पाई को आप पाई अक्सर 22/7 भी लिया जाता है जहाँ गुणा करना होता है, और जहाँ साइन में गुणा करना रहता है वहाँ थीटा में मान लिया जाता है। तो आसान सा सवाल है, कलांतर और समांतर में आप 1 नंबर में 2 पाई बटा टी, उसी तरह से कलांतर में और पथांतर में 2 पाई बटा लैम्डा होता है। पथांतर 1 नंबर का सूत्र में सवाल पूछ सकता है। अब आते हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता है तरंग की तीव्रता। मैंने कल कहा भी था आपको कि इसे कहते हैं किसी माध्यम में तरंग के संचरण की लंबवत स्थिति में एकांक क्षेत्रफल से एक वर्ग मीटर या 1 सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा का प्रवाह हो उसे तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं आप इसको। इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, I बराबर 2 पाई आर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर और ये रो स्क्वायर और V। तो ये आपका देखिए तीव्रता किसके अनुपाती है? आवृत्ति के वर्ग के, आयाम के वर्ग के, और उनकी बीच की दूरी 1/r स्क्वायर के अनुपाती होती है। तो ये आपका अगर तीव्रता 4 होगी तो ये आयाम जो है 4 चौको 16 हो जाएगा। आयाम 16 रहेगा तो ये कितना कर्णी इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से यन पे अगर I 4 है तो ये 16 हो जाएगा, अगर यन 16 है तो कर्णी इधर आ जाएगा तो तीव्रता 4 हो जाएगी। ये सूत्र भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और इनकी जो दूरी होती है तीव्रता की, ये भी 1/r, मतलब अगर दूरी अगर ज़्यादा कम, वैसे 5 अगर कर देंगे तो जो तीव्रता रहेगी कम हो जाएगी। 25 1/r हो जाएगा तो तीव्रता 1/25 हो जाएगी आपकी। तो इसी तरह सवाल पूछता है कि अगर दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता कितनी होगी। तो अगर दूरी 1/2 कर देंगे तो 1/2 का वर्ग 1/4, तो ये 4 जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा, तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से दूरी और तीव्रता में संबंध पे आपसे सवाल पूछ सकता है। समानुपाती है भैया, ये अगर 4 है तो ये कितना होगा, कर्ण इधर लगा के 2 कर दीजिए। ये 4 है तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से r नीचे है। तो तरंग की तीव्रता पर जरूर सवाल आपसे पूछता है। और तरंगाग्र क्या होता है ये बड़ी एक लाइन में समझ लीजिए। किसी माध्यम में के क्षण में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है ये कि सभी इसके अंदर से जो जितने भी कण गुजरेंगे सभी समान कला में होंगे, तो इसे तरंगाग्र कहते हैं। अथवा समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये समतल है, देखिए इसमें से सारा निकल रहा है तो सबकी कला तो समान ही रहेंगी। अगर ये गोलीय है, गोली में इस तरह से देख रहे हैं तो सबकी कला समान रहेगी। बेलनाकार है तो इसमें भी सबकी कला समान रहेगी। तो इस तरह के सवाल आपसे तरंगाग्र पूछ सकता है, कितने प्रकार के हैं और इसमें क्या है। सवाल इस तरह के, जैसे 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9 और 5 है तो आयाम का अनुपात बताइए।
तो तीव्रता I1 I2 है और I1 A1 A2 आपका आयामों का तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। तो A1 A2 इधर हो गया, तो तीव्रता दे दिया तो इसके ऊपर करंडी लगेगी। 9/25 दिया ही है, वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का 3 5 का 25, तो आयाम का इतना हो जाएगा। आयामों का अनुपात दे दिया है 4/9, तो तीव्रता का अनुपात ले आइए तो वर्ग कर दीजिए। यही सवाल मैं पेज में भी दे रहा हूँ आपको, इस तरह से सवाल आपका पूछता है। और एक समयांतर पर इस छोटे सवालिंग हैं और उसके बाद फिर आपका छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको मैंने टिक कर ही दिया है और बाकी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। 10 मिनट से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं और आपको पेज मैं आपको दे रहा हूँ, पेज ले लीजिए। दूसरा चैप्टर भी लगभग आपका खत्म ही है, इसमें कुछ नहीं है।